Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the part number 2 of our chapter metals and non-metals. So आज की क्लास में हम metal and non-metal वाले पार्ट से यानी कि चैप्टर नंबर 3 से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप सभी ने समझ ली होंगी, अच्छे से समझ आप सभी को आ गई होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिना आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझो। आई होप जिसने वीडियो देखी है उनको समझ आ गया होगा, आपने एनसीईआरटी से रीडिंग कर ली होगी। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को। ठीक है, so now first of all we need to understand what happens when metals are burnt in air. पहली कंडीशन, पहली ऑब्जर्वेशन जो हमें लेनी होगी वो होगी हमारे मेटल्स के जो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन यानी कि एयर में जब बर्निंग हम मेटल्स के कराएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, यू हैव सीन that magnesium burns in air with a dazzling white flame. ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में भी कि मैग्नीशियम जब हमारी एयर में रिएक्ट करता है सो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ यहाँ ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है वाइट पाउडर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बर्निंग किसके साथ होती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ यहाँ बर्निंग हमें देखने को मिलती है। क्या सभी मेटल्स एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे, मतलब कि क्या सभी, अब देखो कुछ मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा रिएक्शन, ये इतना तेज़ी से वॉयलेंटली रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ भी, एयर के साथ भी। सो ये चीज़ है कि क्या सभी मेटल्स एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे। यानी कि मैग्नीशियम जो हमने देखा यहाँ हमें फ्लेम देखने को मिली, क्या कॉपर भी ऐसा ही होगा, क्या कॉपर भी इसी तरीके से रिएक्शन शो करेगा। क्या आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सभी मेटल्स इस तरीके का रिएक्शन शो करेंगे। सो ये आंसर हम अभी देखेंगे। सो ये एक्टिविटी आप कर लेना। आपको यहाँ क्या करना है, बेसिकली मेटल सैंपल्स लेने हैं, ठीक है, और उनको बर्न करके देखना है फ्लेम के ऊपर। ठीक है, सो आप जो ऑब्जर्व करोगे फ्लेम कलर भी आप देख सकते हो, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग फ्लेम कलर होगा और हमारी मेटल सरफेस किस तरीके से दिखी बर्निंग के बाद। ओके, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ के बेसिस पे आज का हमारा लेक्चर है कि विच मेटल बर्न ईजिली, कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कि आसानी से रिएक्शन शो कर रहे हैं हमारी एयर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एक्टिविटी तो आप ही करोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, सो अगर मैं मेटल्स का रिएक्शन बताऊं आपको ऑक्सीजन के साथ, सो मेटल्स में रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। सिंपल है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, सिंपल। ओके, सो ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया MO2 का, ऐसा नहीं है MO2 ही रहेगा, जैसे MgO हमने पढ़ा था। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है फॉर्मूला। ओके, सो कॉपर की अगर मैं बात करूँ, देखो कॉपर में भी नहीं आया ना MO2 यानी कि CuO2, ठीक है, ऐसा नहीं है CuO, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम Na2O होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड विच इज़ अ ब्लैक ऑक्साइड। अब यहाँ ये जो आपको कलर्स दे रखे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, कलर से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है कि एक X हमारा कंपाउंड है जो ब्लैक कलर का हो गया बर्निंग के बाद, ठीक है, और हमने उसके रिडक्शन करी तो वापस से उसका मेटल मिल गया, बताओ वो कौन सा कंपाउंड है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आपको कलर के बेसिस पे आ गया, प्रॉपर्टी के बेसिस पे आ गया। सो ये जितनी भी चीज़ें
आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, उनको ज़रूर याद कर लेना कि जब कॉपर को एयर में हीट करा गया सो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर 2 ऑक्साइड बन गई। व्हाट इज 2 हियर? ये कॉपर 2 क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो कॉपर 2 ऑक्साइड बनी विच इज ब्लैक इन कलर। सो ये कलर आपको ध्यान रखना है। आई होप अब आप ध्यान रखोगे। अगर कोई कहता है ब्लैक ऑक्साइड बताओ, सो दैट इज कॉपर ऑक्साइड, सिंपल। ये रिएक्शन ध्यान रखना है। सिमिलरली एल्यूमिनियम विच इज ऑल्सो अ मेटल, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ सो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉपर ने क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम, अब ये रिएक्शन जब आप बैलेंस करोगे ना, जैसे Al अगर मैं रिएक्शन लिखूं सो हमारा रिएक्शन क्या होगा? Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। लेकिन ये रिएक्शन जब आप बैलेंस करोगे सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बैलेंसिंग कर दो, सिंपल है। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, सो यहाँ आप 2 ऐड कर दोगे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। सो जनरली हम ऑड वाले को इवन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो 3 को यहाँ हम लगा देते हैं 2। सो ये क्या हुआ? 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन एटम्स हो गए और हमारे एल्यूमिनियम के कितने हो गए? 4 एल्यूमिनियम एटम्स। सो अब हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम के, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे हमारे 4 एटम्स हैं, सो एल्यूमिनियम के रिएक्टेंट साइड पर हम 4 ऐड कर देंगे। और ऑक्सीजन के क्या है? 3 and 2, यहाँ पर 2 है, सो यहाँ सिंपली 3 ऐड कर दो। आपकी क्या हो गई है? बैलेंसिंग। ठीक है, सो 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। एंड व्हाट इज दिस Al2O3? दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब Al2O3 क्यों लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को? देखो एल्यूमिनियम, अब ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से यहाँ क्या है? Al और O 2 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ सो दैट इज़ +3 और ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, सो यहाँ क्रॉस से क्या बनते हैं हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन? Al के साथ गया 2 और O के साथ क्या आ गया? 3। सो दिस इज Al2O3। ये क्या है? हमारी वैलेंसीज है। ठीक है, ओके। और हमेशा ध्यान रखना है जो पॉजिटिव है यही नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, क्रॉस करके आप कोई कंपाउंड बना रहे होगे। जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्लियर हो गया। किस तरीके से फॉर्मूला बना? एल्यूमिनियम विच इज़ अ मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्लियर हुआ। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड। अगेन जल्दी से बताओ, कॉपर ऑक्साइड क्या है? इट्स अ कॉपर इज व्हाट? इट्स अ मेटल। सो मेटल एंड ऑक्सीजन यानी कि क्या है? ये मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। अब ये जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी किस तरीके से फॉर्मेशन होगी? आई होप आप सभी को याद होगा। यहाँ जब कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड है। सो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपके मेटल ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर, सो बेसिस का एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है? एसिड्स जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। सिंपल बेसिक ऑक्साइड है। सो बेस के साथ मैंने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक यानी कि एसिड को ऐड किया।
ठीक है, फिर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर। ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर भी यही होगा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, zinc oxide, etc. show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आ गया है। एक नई टाइप की ऑक्साइड्स आपको यहाँ देखने को मिली हैं विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी तक आपको पता था एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स का। एसिडिक ऑक्साइड्स यानी कि वो ऑक्साइड्स जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। बेसिक ऑक्साइड्स यानी कि दे विल रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पर यहाँ हमारी अगर मैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यानी कि Al2O3 इनकी बात करूँ, सो दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करा दो जब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ देखो, दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस के साथ रिएक्ट करा दो, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो ये क्या है, हमारा Al क्या है, मेटल है, यानी कि क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है। सो कैसा नेचर होना चाहिए, द बेसिक, लेकिन ये दोनों तरीके के नेचर शो करती है, जिंक ऑक्साइड भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी। सो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो ये आपको ध्यान रखना होगा और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन भी याद रखनी होगी। ओके, सो ये हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उठाया और एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करा के देखा। ठीक है, सो जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराया, ठीक है, एसिड क्या है हमारा HCl, और वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ कराया। सो यहाँ क्या होगा, एल्यूमिनियम और क्लोरीन यहाँ से मिल जाएंगे AlCl3 प्लस वाटर और ऑक्सीजन और H यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, दे विल फॉर्म वाटर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है अब सोडियम के साथ ऐड हो जाएगा और साथ ही में यहाँ ऑक्सीजन, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और वाटर OH और एक H चला जाएगा यहाँ पर OH के साथ। देखो OH है और हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एक O आया, ये दोनों ऐड हुए और क्या बन गया, H2O बन गया। सॉरी, H हमारे दो आएंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा, H2O बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोडियम एल्यूमिनेट की, ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट इज़ व्हाट, इट्स अ सॉल्ट। सो ये आपको ध्यान रखना होगा, सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, एक सॉल्ट है जो कि जब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड which is an amphoteric oxide, when it reacts with sodium hydroxide which is a base, so it forms sodium aluminate and water. Okay, most of the metal oxides का अगर आप रिएक्शन देखोगे, सो वो आपको मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 2 में भी आपने पढ़ा था, वो जनरली एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। और मेटल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, सो दे आर बेसिक, सो दे रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिक है तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये रिएक्शन होता है और इनको आप ध्यान रखोगे, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, दीज आर योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड दैट इज दे आर बेसिक, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट, दे आर इनसॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल हैं ये। ठीक है, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं जो बेसिस, वो तो बेसिस ही होते हैं, लेकिन वो बेसिस जो वाटर में भी सॉल्यूबल हैं, दे आर टर्म्ड एज एल्कलीज। सो कुछ तो इनसॉल्यूबल होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्यूबल, लेकिन कुछ जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड दे फॉर्म एल्कली। ठीक है, सो बेस जब जनरली बेस डिज़ोल्व हो गया वाटर में तो वो एल्कली को हम नाम दे देते हैं। ओके,
अब अगर मैं बात करूँ ऐसे मेटल्स की जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, दैट मीन दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. सो एग्जाम्पल है हमारा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. दैट मीन दे फॉर्म व्हाट? एल्कली. ठीक है, दे फॉर्म व्हाट? एल्कली. ओके, फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो सी सोडियम ऑक्साइड Na2O जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सो क्या बन गया? NaOH विच इज़ एक्वस, यानी कि डिजॉल्व है वाटर में. और इसी तरीके से K2O, K क्या होता है पता है ना आप सभी को? पोटेशियम. K इज व्हाट? पोटेशियम. सो पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. एल्कली का कॉन्सेप्ट किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सभी बेसिस, देखो सभी, ये क्या हो गए हमारे बेसिस हो गए. अब बेसिस का कुछ पार्ट जो कि सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं एल्कली. जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं दे आर एल्कली. यानी कि एल्कली भी बेस है, लेकिन सभी एल्कली बेस नहीं है. सभी बेस एल्कली नहीं है. सभी एल्कली तो बेस हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है. ध्यान रखना इस चीज़ का. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी ध्यान रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ओके, नाउ all metals do not react with oxygen at the same rate. ये बात इम्पोर्टेंट है. हर एक मेटल जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉपर और आयरन का रेट सेम होगा. कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने सारे मेटल्स हैं कि सभी उसी रेट से, यानी कि मान लो जो एल्यूमिनियम है, मान लो वो 2 मिनट ले रहा है रिएक्शन शो करने में, से फॉर एग्जांपल. ओके, सो 2 मिनट ले रहा है, तो क्या कॉपर भी वो रिएक्शन शो करने में 2 ही मिनट लेगा? क्या कॉपर भी उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा? सो द आंसर इज नो. ओके, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज वेल एज दूसरी चीज़ों के साथ भी डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़. ठीक है, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़. कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है. अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है. इसके लिए आप आगे रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ोगे, जो कि आज की क्लास में हम समझेंगे. और उसको याद करने के लिए काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है मेरे पास, जो कि जिससे आप हमेशा याद रख सकते हो. काफ़ी सिंपल और अमेजिंग ट्रिक है. ओके, metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. इसीलिए देखो सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. इनफैक्ट लिथियम भी एक रिएक्टिव मेटल है. सो यहाँ आप लिथियम भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि ओपन में उनको रख दिया, रिएक्शन शो कर देंगे. किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना ही वो रिएक्शन शो कर देंगे. ओपन में रख दिया, ऐसा रिएक्शन होगा कि वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर मेटल की. ठीक है, और इसी बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए क्योंकि हम मेटल को अगर ऐसे ही रख देंगे, बर्निंग हो जाएगी, मेटल ख़राब हो जाएगा. ठीक है, और बर्निंग और अलग से हो जाएगी, तो मेटल ख़राब नहीं होना चाहिए ना. सो उसको हम क्या करेंगे, मेटल को स्टोर करते हैं हम. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन से मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं और क्यों रखते हैं, या फिर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम कहाँ स्टोर करते हैं और क्यों करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन चेंज हो के आ सकता है. At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. किस किस मेटल, कौन कौन से मेटल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं? मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड.
ये सभी ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देखोगे ये इनकी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की कवरिंग हो जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की सरफेस की अगर मैं बात करूँ, मान लो एल्यूमिनियम मेटल है, यहाँ इसके ऊपर कवरिंग हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इस कवरिंग का नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड लेयर की कवरिंग यहाँ हो गई। सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम की इसमें नहीं, जिंक, लेड और आपके मैग्नीशियम में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब हमारी ये जो ऑक्साइड लेयर बनी है, ठीक है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगी हमारी मेटल सरफेस के लिए, और ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, हमारा मेटल ख़राब ना हो, ये नेचुरली ही एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। कई बार हम इंटेंशनली भी ऑक्साइड लेयर बनवाते हैं सो टू प्रोटेक्ट दी मेटल्स। ओके, आयरन। अब आयरन की बात करने से पहले यहाँ तक की तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पोटाशियम सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि केरोसिन ऑयल में स्टोर करना पड़ता है हमें उन्हें। और फिर हमने बात करी एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, मैग्नीशियम की, जो कि अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, यानी कि रिएक्ट हम इन्हें भी नहीं करा रहे, कोई ज़्यादा प्रेशर वगैरह इन पर भी नहीं डाल रहे, बट स्टिल दे फॉर्म द ऑक्साइड लेयर, ठीक है। पर हाँ, सोडियम और पोटाशियम इनकी तरह स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है कि भाई हाँ ये बर्न ही हो जाए, मतलब ऐसे ही रख दिए तो हमने सराउंडिंग में, ठीक है। यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि सोडियम और पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये भी कम नहीं है। ओके, देन टॉकिंग अबाउट दी आयरन। सो आयरन जो है ऐसा करता है कि अगर हम आयरन को हीट करेंगे आयरन बर्न नहीं होगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन मान लो पाउडर डाल दिया आपने, आयरन पाउडर, तो वो काफ़ी अच्छे से विगरसली बर्न करता है इन दी फ्लेम ऑफ दी बर्नर। अब ये विगरसली बर्न क्यों करता है, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि आयरन को हमने लिया तो वो बर्न नहीं हुआ हीटिंग पे, लेकिन जब हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया फ्लेम पे तो वहाँ हमें विगरस रिएक्शन देखने को मिला, ठीक है। कॉपर, अब नेक्स्ट आ गया हमारा मेटल विच इज कॉपर। Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper to oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. So copper oxide की black layer, black का जो कलर है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था रिएक्शन में, फिर से आ गया, रिपीट हुआ है, यानी कि चांसेस है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो कॉपर क्या करता है, ये बर्निंग तो शो नहीं करता कॉपर मेटल, लेकिन हाँ ये ऑक्साइड लेयर बना लेता है, ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर। और गोल्ड और सिल्वर तो हमारे इतने अच्छे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते, कितना भी आप टेम्परेचर ज़्यादा डाल दो, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो आप जनरली देखोगे अभी जितने भी रिएक्शन, वहाँ गोल्ड और सिल्वर कम ही रिएक्ट करेंगे दूसरी चीज़ों के साथ। सो इसीलिए हम इनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे से रिएक्शन मतलब रिएक्ट नहीं करते, दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको ये ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट हमारे जो मेटल्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस क्लियर हुई हैं। सबसे पहले हमने सोडियम पोटाशियम को लिया, क्या हुआ वहाँ पर विगरस रिएक्शन देखने को मिला, बर्निंग स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने बात करी अपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हमने नेचर ऐसे सराउंडिंग में रख दिया, मतलब जो सराउंडिंग की ऑक्सीजन होगी उसको लेके अपनी ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। फिर हमने बात करी आयरन जैसे मेटल की, जो कि एसिड तो रिएक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आयरन फिलिंग्स हमने डाली तो बढ़िया रिएक्शन देखने को हमें मिल गया। और एक ऐसे मेटल जैसे कॉपर, कॉपर तो बर्न ही नहीं हो रहा, बस एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड की लेयर बना ली। और हमारे महान नोबल मेटल सिल्वर और गोल्ड, ये तो हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको आप पॉइंट्स में बना के भी अपने नोटबुक में, नोट्स में डाल सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनोडाइजिंग प्रोसेस।
तो जब तक के लिए इन सभी पॉइंट्स को नोट करो और वीडियो को पॉज करो। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम जो है अपनी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है, क्लियर है। और देखो ये अपने आप तो ऑक्साइड की लेयर बनाता है, कई बार हम इंटेंशनली भी ऑक्साइड की लेयर बनवा देते हैं सो टू प्रोटेक्ट दी मेटल। So anodizing is a process of forming a thick oxide layer of oxygen. This is do you know? You know ना, do you know से काफ़ी questions आ सकते हैं। Okay? So anodizing एक ऐसा process है जहाँ पर हम एक थिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेयर ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर बनाएंगे अपने मेटल के ऊपर। एल्यूमिनियम जो हमने यहाँ मेटल चूज़ करा है, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम, सो दैट डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। सो एयर से हमने एक्सपोज कराया एल्यूमिनियम मेटल को, हमने ऐसा सच रख दिया, सो अपनी एक थिन ऑक्साइड लेयर तो हमारी बन जाएगी, वो तो एल्यूमिनियम अपने आप कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ध्यान दो, हमें चाहिए एक थिक ऑक्साइड लेयर, यानी कि पतली नहीं, हमें थिक चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग चाहिए। अब क्या करेंगे, इतनी सारी लेयरिंग्स का प्रोटेक्ट हो जाएगा ना मेटल अच्छे से, फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, ठीक है। सो ये क्या करता है, ऑक्साइड की लेयर बन गई तो आगे कोरोजन नहीं होगा, फ़ायदेमंद है हमारे लिए। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग दी ऑक्साइड लेयर थिकर। During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. यहाँ क्या करना है आपको, ये हमारे हो गए, और जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सपोज ये हमारा है, दिस इज़ आर एनोड एंड दिस इज़ आर कैथोड। अब यहाँ मैंने एनोड कैथोड कैसे बनाए, काफ़ी सिंपल है, देखो नेगेटिव है ना, दैट विल बी कैथोड, और ये जो पॉजिटिव है दैट विल बी एनोड। एनोड कैसे याद रखना है, नोड पॉजिटिव है, हमेशा ध्यान रखना। जस्ट अ सेकेंड, अब ये तो आपको बात पता होनी चाहिए कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, आई होप आपको पता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव रखें तो रिपेल करेंगे, आपस में पसंद नहीं है एक दूसरे को, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। सो एनोड से आप याद रखोगे, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायंस, एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस। सो एनायंस कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं, सो डेफिनेटली एनोड विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से कैथोड में CAT रिप्रेजेंट्स कैटायन, यहाँ पर AN रिप्रेजेंट्स एनायन, ठीक है। सो कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस, यानी कि इफ इट इज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव चार्जेस देन डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सो इस तरीके से आप चार्जेस को है याद कर सकते हो। ओके, सो हमने क्या किया है, हमने छोटा डायग्राम बना लेते हैं। सो ये हमारी हुई कैथोड, ये एनोड, ओके, सो ये है एनोड कैथोड। सो एनोड पे हमें क्या लेना है, एनोडाइजिंग के दौरान एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लोगे आप एनोड पे, यानी कि एल्यूमिनियम आर्टिकल है ये आपका, ओके। और इलेक्ट्रोलाइज यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज आता है ना, अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में हमने समझा था। सो सिंपली ऑक्सीजन क्या है, एक एनायन है। सो एनायन किसके पास जाएगा, हमारी एनोड की साइड के पास जाएगा, क्योंकि एनोड अट्रैक्ट्स एनायन, ठीक है। सो ऑक्सीजन आया जल्दी जल्दी से हमारे एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम कहाँ था, एनोड के पास, ऑक्सीजन एनोड के पास आया, लेकिन एनोड पे तो एल्यूमिनियम था, ठीक है। सो नाउ द एनोड रिएक्ट्स विद
ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड. अब जो एनोड पे आई है ऑक्सीजन गैस, दैट रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड. दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स इन अट्रैक्टिव फिनिशिंग. ठीक है, सो आप वहाँ डाई भी कर सकते हो, उसको कलरिंग भी कर सकते हो. बाकी आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो आपकी बन चुकी है इलेक्ट्रोलाइसिस से. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. ठीक है, सो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, I hope anodizing is clear to you all. So now let's see how metals react with water. अभी हमने देखा था metals का reaction with air, ऑक्सीजन के साथ. एनोडाइजिंग समझ लिया. अब तीसरा पार्ट which is metals का reaction with water. ठीक है, सो यहाँ आपको क्या करना है, वाटर है. ठीक है, वाटर है आपके पास, और जब आप बर्नर से वाटर को गर्म करोगे तो सिंपल सी बात है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, यानी कि यहाँ इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, और ये हमारा मेटल का सैंपल है. अलग अलग मेटल आप लेकर चेक कर सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, नॉट ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड या सिल्वर. ठीक है, सो यहाँ आप रिएक्शन देखोगे तो आप सिंपली देख सकते हो कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सो जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ, यानी कि मेटल्स विच आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद वाटर, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड. वाटर में से ऑक्सीजन ले लिया मेटल ने, मेटल ऑक्साइड बन गया, और बचा क्या, H2 बचा, सो H2 निकल गया. सिंपल, सो सिंपल. ठीक है, सो यहाँ देखो, अब रिएक्शन देख लेते हैं मेटल का वाटर के साथ और मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ. मेटल ऑक्साइड आपने देखा होगा Na2O, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. जब वाटर के साथ मेटल, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है. कौन से मेटल का ऑक्साइड, सोडियम का. ठीक है, सो दिस इज मेटल ऑक्साइड. ठीक है, when it reacts with water it forms with NaOH. क्या बनाता है, NaOH, which is सोडियम, क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट हियर, जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, सो दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. हियर इज द एग्जांपल. और जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सिंपल, क्या करना है, M plus H2O gives MO, MO plus H2O gives MOH. दिस इज हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑक्साइड. ठीक है, यहाँ आपको दे भी रखे हैं रिएक्शन दोबारा. सिंपल, उन्होंने डायरेक्ट आपको देखो मेटल से डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोक्साइड बनवा दिया. बीच वाला स्टेप जो है वो यहाँ नहीं दिया. सो ये आपका सेकेंड स्टेप है, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, जब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है, सो जो मेटल है हमारे, जैसे कि पोटाशियम है, सोडियम है, काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी वॉयलेंटली रिएक्ट करेंगे. इनफैक्ट कोल्ड वाटर के साथ इतना वॉयलेंट रिएक्शन शो करते हैं हमारे पोटाशियम और सोडियम, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो, that in case of sodium and potassium the reaction is so violent and exothermic that evolve hydrogen gas immediately. जो गैस या हाइड्रोजन गैस निकली है वो इमीडिएटली क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है. हीट एनर्जी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम. अब हमने देखा सोडियम की हाइड्रोक्साइड वगैरह हमने देख ली, सोडियम पोटाशियम काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. ओके, वी अंडरस्टूड. अब यहाँ हमें देखना है दूसरे मेटल की बारी आ गई, विच इज़ कैल्शियम. कैल्शियम जो है दैट रिएक्ट्स विद वाटर. अब कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ इज़ नॉट सो वायलेंट, इज़ नॉट सो विग्रस, दिस इज़ लेस वायलेंट रिएक्शन. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. अब मैंने यहाँ पर आपको सोडियम पोटाशियम के केस में बताया था इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक. यहाँ हम हाईली एक्सोथर्मिक नहीं कहेंगे, एक्सोथर्मिक तो होगा
मतलब कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक तो होगा, लेकिन कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में काफ़ी कम होगा। सो कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सो इतना ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं है और इतनी अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ नहीं हुई कि ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है ये हीट के साथ, मतलब जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा है उसके साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर ले। ठीक है, calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. अब ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे तो वहाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, सो वाटर, आपने वाटर ले रखा है और कैल्शियम ले रखा है। सो वाटर की सरफेस पे क्या होगा, वाटर जो है हमारे पास, यहाँ पर कैल्शियम रिएक्शन के बाद वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वाटर में क्या करेगा, फ्लोट होना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? लेट्स सपोज दिस इज योर कैल्शियम, फ्लोट करेगा वाटर में। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकली थी, जो यहाँ पर ये वाली जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, वो हमारी मेटल की सरफेस के साथ कंबाइन हो जाती है, स्टिक कर जाती है इस मेटल की सरफेस पे। ठीक है, और इसके वजह से जो हाइड्रोजन के बबल से, इस वजह से ये यहाँ फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है कैल्शियम। अब मैग्नीशियम जो है दैट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हमने देखा था सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन बड़ा बहुत खतरनाक रिएक्शन था। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करूँ, अब उनका रिएक्शन हमने कोल्ड वाटर के साथ देखा था। ओके, यहाँ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहे थे। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, सो दैट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ। यानी कि एक पॉइंट तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि जब मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए, यानी कि हमें हीट थोड़ी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, जब रिएक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि ये हमारा जो मैग्नीशियम है वो थोड़ा कम रिएक्टिव है। ठीक है, ओके। अब यहाँ आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि ऐसा मेटल जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे, उससे आपको फाइंड आउट करना होगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन करता है, हॉट वाटर के साथ, और स्टीम के साथ कौन करता है। और लास्ट में तो हम ऐसा मेटल देखेंगे जो रिएक्ट ही नहीं करता। ओके, It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface. यानी कि कैल्शियम के केस में जो हमने फिनोमेना देखा, वही जब हम कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम डालेंगे, सो यहाँ मैग्नीशियम के साथ भी वही फिनोमेना देखने को मिलेगा। अब एल्यूमिनियम जैसे मेटल की बात करूँ, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, दे डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। जब वो कोल्ड और हॉट वाटर यानी कि इनके साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहे, ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, दे आर नॉट शोइंग एनी रिएक्शन। किसी भी केस में वो रिएक्शन शो नहीं कर रहे, तो आखिर किसके साथ रिएक्शन शो करते हैं? सो ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ठीक है, सो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो ये हमारे मेटल्स हैं, ये हमारा वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, ये ऑक्साइड बन गई और दिस इज आवर हाइड्रोजन गैस। Metals such as lead, copper, silver, gold do not react with water at all. So lead है, copper, silver, gold, ये सब तो मेटल, ऐसे मेटल है जो कि रिएक्शन ही नहीं शो करते। और वाटर एट ऑल, इसका मतलब क्या है कि ठंडा पानी लिया सबसे पहले। ठीक है, मतलब आप ठंडा पानी ले लो, कोल्ड वाटर ले लो, या फिर आप हॉट वाटर ले लो, या फिर आप स्टीम ले लो, किसी भी केसेस में ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। कौन कौन से मेटल? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, नाउ अब जो हमारे कॉन्सेप्ट है मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड्स। सो मेटल्स हमने देखा था, मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक हैं, मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं।
ठीक है। सो यहाँ जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म व्हाट, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके ओके, आपको क्या करना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सभी का रिएक्शन लिखना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहले हम लिखते हैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद HCl। सो फॉर्मेशन किसकी होगी, Al प्लस HCl gives AlCl3 एंड हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जिंक की, सो जिंक रिएक्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और किसका लिखना है, मैग्नीशियम का। सो मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये बना देगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे जो ये मेटल्स हैं दे आर रिएक्टिंग विद दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो और ये रिएक्शन आप सभी को याद भी रखना है। ओके, देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when a metal reacts with nitric acid। अब यहाँ हमने देखा था कि मान लो आयरन की अगर मैं बात कर रही हूँ या अगर मैं एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ, एल्यूमिनियम जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सो दिस फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यानी कि हमने इन जनरल कह दिया कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा तो वो उसका तो जो भी मतलब एसिड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड दिस विल बी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमारा नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मेटल्स के साथ, यानी कि मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ दे विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी बल्कि वाटर इवॉल्व होगा। क्वेश्चन आया होगा दिमाग में ऐसा क्यों हुआ, क्या नाइट्रिक एसिड में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो बेसिकली नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई होप आप सभी को फर्स्ट चैप्टर से याद होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो HNO3 है ना, ये HNO3 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये खुद रिड्यूस हो जाएगा अपने N2O अपने ऑक्साइड्स में रिस्पेक्टिव। ठीक है, NO2 N2O NO, ठीक है, इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा खुद तो, इट विल रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज अदर्स, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजेज अदर्स। जैसे कि हमने बात करी हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कैसे करा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दी, H2O बन गया। सो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। ओके, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट एक और नई चीज़ आ गई यहाँ पर, मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल्स। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एंड दे विल इवॉल्व H2 गैस। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई दूसरे मेटल्स तो भाई वहाँ वाटर का रिमूवल हो रहा था दूसरे मेटल्स के केस में हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ, अब मैग्नीशियम और मैंगनीज में ऐसा क्या है जो ये रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। सो बेसिकली दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो नाइट्रिक एसिड जब हमारा H2O में कन्वर्ट कर देगा ना, सो मैंगनीज या मैग्नीशियम जिसके साथ रिएक्शन हुआ है ये वापस से इसको H2 में कन्वर्ट कर देंगे। सो फाइनल इवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस का।
क्लियर हुआ सभी को? सो दिस इज बिकॉज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड और हमारे मैंगनीज और मैग्नीशियम मेटल से रिलेटेड. ओके, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम. अब बबल्स की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स की फॉर्मेशन हुई है वो फास्टेस्ट है मैग्नीशियम के केस में, क्योंकि आप जब ये एक्टिविटी करोगे वहाँ आपको गिवन था कि सोडियम पोटाशियम आपको नहीं लेने हैं. सो आउट ऑफ द गिवन मेटल्स आपका मैग्नीशियम बहुत तेज़ी से रिएक्शन शो करेगा. ठीक है, और इतना मतलब यहाँ विग्रेस रिएक्शन तो हुआ, साथ में ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. और रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है जब हमने मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, आयरन और जिंक ले रखा है हमने. इन 4 मेटल्स का आपने रिएक्शन कराया. सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था ये, यानी कि मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देन योर एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन आउट ऑफ दीज 4 मेटल्स. ओके, सो इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर भी जो है हमारा वो कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा. यहाँ टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस नहीं आए. सो कॉपर हम कह सकते हैं कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल. हमने जितने भी रिएक्शन अभी तक समझे हैं वहाँ हमने देखा कि कॉपर तो भाई रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा है, कोई खास अपने अंदर चेंजेस ला ही नहीं रहा है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे बर्निंग तो छोड़ो, ब्लैक ऑक्साइड ही बनी थी बस. यहाँ देख सकते हो आप, कोई बबल की फॉर्मेशन नहीं हुई और साथ साथ टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ नहीं हुआ. This shows that copper does not react with dilute hydrochloric acid. जब कोई चेंजेस ही नहीं हुए तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन शो किया है? That mean copper does not react with hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acids के साथ copper react नहीं करता. ठीक है, सो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़. ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ क्योंकि आज जो है हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस डिस्कस करे हैं. उसके बेसिस पर देखो, ये आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, यहाँ हमने देखा था कि जो हमारे पोटाशियम और सोडियम है ना, ये काफ़ी तेज़ी से, कोई भी चीज़ ले लो आप, ठंडा पानी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कोई भी आप एसिड ले सकते हो, काफ़ी विग्रेस रिएक्शन शो कर रहे थे. दैट मीन दे आर व्हाट, दे आर मोस्ट रिएक्टिव. फिर कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी इतना कम, कैल्शियम मैग्नीशियम भी ठीक थे, मतलब ज़्यादा कम तेज़ी से रिएक्शन ये भी शो नहीं कर रहे थे, देवर ओके. एल्यूमिनियम पर भी हमने देखा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई थी. ठीक है, जिंक पर जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो कि अपने आप बन जाती है, और हमारे आयरन और लेड की भी, यानी कि इनकी भी रिएक्टिविटी इतनी नहीं है कि मतलब ये बर्निंग हो जाए इनमें स्टार्ट. इनको तो हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, दैट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. और मैं अगर बात करूँ इनकी, ये हमारे जो हैं ये ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑक्साइड लेयर. और बात करें हाइड्रोजन को, तो हमने रेफरेंस पॉइंट ले रखा है. कॉपर तो हमने देखा कि भाई बहुत कम रिएक्शन शो कर रहा था, और हमारे ये 2 मेटल सिल्वर और गोल्ड, दे आर नोन एज नोबल मेटल्स, क्योंकि ये सबसे मतलब कहीं पे तो रिएक्ट नहीं कर रहे थे. मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे दे आर नॉट रिएक्टिंग. और हमारा मरकरी भी लेस रिएक्टिव है. सो यहाँ से आप कह सकते हो ये लेस रिएक्टिव वालों की सीरीज़ है. ये आपके हैं मीडियम रिएक्टिविटी, और ये है आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, सो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव. ठीक है, अब यहाँ आ गए मीडियम रिएक्टिव, और ये आ गए आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सो इसी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो. अलग अलग जब आपने कोई वाटर लिया, कोई ऑक्सीजन ली, अलग अलग चीज़ें एसिड वगैरह के साथ रिएक्शन कराया, तो आपको पता लग गया कि भाई ये जो है ये तीनों मेटल्स काफ़ी कम रिएक्शन ढंग से शो कर रहे हैं. और ऊपर से नीचे जैसे हम बढ़ते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में, सो रिएक्टिविटी कम हो जाती है. ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज. सो ट्रिक क्या है आपकी इस चीज़ को याद करने की? देखो,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड योर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी? अब ट्रिक के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो, इन सिंबल से आपको नाम याद होना चाहिए आपके मेटल्स का। ठीक है, सो ट्रिक काफ़ी छोटी सी है, हो सकता है आप लोगों को उससे याद हो जाए। सो आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है। केदारनाथ का मालिक आलू ज़रा फीका पकाता है, और उसके बाद हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, क्या कहा मैंने? केदारनाथ, तो यहाँ से एन ए आ गया। ठीक है, का, या फिर आप के ए भी लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन से तो कैल्शियम आ जाएगा ना। सो का मालिक आलू ज़रा फीका पकाता है, उसके बाद हाई कोर्ट है आपका। क्लियर है? सो इससे आप ध्यान रख सकते हो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये तो अभी तक हमने देखा कि हमारे रिएक्शन जो मेटल्स हैं जिस तरीके से शो कर रहे थे, उनसे हमने बता दिया कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन उससे कम। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मेन यूज़ आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, जहाँ मान लो हम जिंक और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक के साथ कोई ऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम भी साथ में है। सो हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, दैट विल डिस्प्लेस इट। यानी कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, सो बिफोर वी लीव द सेशन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया इज़ बेसिकली लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर। Latin for royal water. It's a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. So ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्वा रेजिया को क्या कहा जाता है? रॉयल वाटर। और यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ध्यान रखना यहाँ हमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेने हैं। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ लगा लेंगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड 1:3 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1, सो 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. So ये इतना ज़्यादा strong हो जाता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बन जाता है ये मिक्सचर, जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है आपके 3:1 के रेशो में प्रेजेंट है। ये आपके गोल्ड और सिल्वर को भी डिज़ोल्व कर लेते हैं, प्लैटिनम इन जैसे मेटल्स को भी ये डिज़ोल्व कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि अगर आप अकेला कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो इनको डिज़ोल्व कर लेता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो आपको याद रहना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। किंग ऑफ एसिड जो है हमारा, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी गोल्ड प्लैटिनम जैसे मेटल्स को डिज़ोल्व नहीं कर पाता, बट एक्वा रेजिया कैन डू। हमने आज सीखा रिएक्टिविटीज़ वगैरह समझी अलग अलग मेटल्स की विद डिफरेंट लाइक ऑक्सीजन, एसिड्स वगैरह वगैरह। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।